एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ईजे होता है, जो कि एक अजीब सी जगह पर होता है और वो रोते हुए कह रहा होता है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम डेथ होता है। उसके हाथ में गन होती है और वो गन ईजे की तरफ करके कहती है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की है। और वो ईजे को गोली मार देती है और ईजे ऊपर से नीचे गिर जाता है। और गिरते वक्त वो सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से ऐसे ही तो मरना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है 7 साल पहले। ईजे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड जीसू का कॉल आता है। जीसू से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे अमेजिंग बीएफ हो तो तुम बहुत अच्छा करोगे और तुम्हें तो ग्रेजुएट से पहले ही नौकरी मिल जाएगी और तुम्हें क्या चाहिए। ईजे कहता है कि अभी मुझे नौकरी मिली नहीं है, अभी तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। जिसको कहती है मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मिल ही जाएगी। फिर वो कॉल कट कर देती है, लेकिन ईजे काफ़ी नर्वस होता है और वह एक मिरर में देखकर खुद को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालत में ग्रेजुएट से पहले नौकरी ढूंढनी है। फिर वो देखते हैं कि एक आदमी रोड के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और एक गाड़ी उसका एक्सीडेंट करके वहाँ से चली जाती है और वह आदमी उछल कर गिरता है। ईजे उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो आदमी ईजे के सामने ही मर जाता है। फिर हम ईजे को इंटरव्यू में देखते हैं और उसके दिमाग में सिर्फ वही एक्सीडेंट चल रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। इंटरव्यूअर उसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। ईजे कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्या आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। तो उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे जॉब नहीं मिलती। फिर ईजे बता रहा होता है कि ऐसे ही जॉब ढूंढते ढूंढते उसे 7 साल बीत जाते हैं और इन 7 सालों में वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती और वह एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। उसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद वो ताइकोंग कंपनी की फाइनल लिस्ट में आ गया, यानी कि इंटरव्यू के लिए उसे चूज़ कर लिया गया। फिर ईजे इंटरव्यू के लिए जाता है और वहाँ पर ताइकोंग कंपनी का सीईओ ताइबू होता है और ताइबू ईजे को कह रहा होता है कि तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखकर पता चल रहा है कि तुमने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया और अभी तक तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा तो बनती है। इस पर ईजे ताइबू को थैंक यू कहता है। फिर ईजे रूम से बाहर आता है। उसके पास उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और ईजे से पूछता है क्या तुमने यूनसो के साथ कोई इन्वेस्टमेंट डील किया था। ईजे कहता है तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तभी उसके पास दूसरे फ्रेंड ताइसू का कॉल आता है और कहता है कि जिस कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया था वो कंपनी पूरी तरह से डूब गई है और लोगों ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था सभी का पैसा वेस्ट हो गया और यूनसो को कुछ भी अता पता नहीं है। यह सुनकर ईजे बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वह भागते हुए यूनसो के घर पर जाता है जिसके साथ उसने डील की थी। ईजे गुस्से में जोर जोर से बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है और वो सामान भी उठा कर फेंकने लगता है। आसपास के सारे लोग ईजे को देख रहे होते हैं और वो ईजे की रिपोर्ट कर देते हैं। फिर हम ईजे को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और पुलिस वालों से कह रहे होते हैं कि तुम किसी दूसरे घर पर जाकर ऐसा तमाशा कैसे कर सकते हो। ईजे कह रहा होता है कि मैंने उसके साथ इन्वेस्ट की थी, लेकिन वो आदमी फ्रॉड है तो आपको उसे पकड़ना चाहिए। पुलिस वाला कहता है कि तुमने उसके साथ इन्वेस्ट किया था प्रॉफिट के लिए, तो इसमें लॉस और प्रॉफिट तो होता ही है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि वो फ्रॉड था। और फिर ईजे को याद आता है कि किस तरह से यूनसो ने उसके साथ डील की थी। यूनसो से कह रहा होता है कि तुम्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे चलकर तुम्हें काफ़ी प्रॉफिट होगा और तुम्हें जीसू से भी तो शादी करनी है, जीसू के लिए तो तुम्हें ये करना ही चाहिए। और उसकी बातों में आकर ईजे ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उसकी बातें सोचकर ईजे अपनी गर्लफ्रेंड जीसू से मिलने के लिए जाता है और वो जीसू के एक दूसरे लड़के के साथ देख लेता है। वो जीसू को फ्लावर बुके दे रहा होता है और जीसू भी उसे थैंक यू कहती है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। ईजे जीसू के पास जाता है। जीसू कहते हैं कि आज फिर से तुमने शराब पी है। ईजे कहता है आज तो मेरा शराब पीना बनता था ना, क्योंकि आज तो मेरा सारा पैसा डूब चुका है।
जीसो कहती है कि तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ईजे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ? मैं 7 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ईजे जीसो से पूछता है क्या वो लड़का तुम्हारा बीएफ था? जीसो कहते हैं कि तुम ये कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो। जीसो जे को कुछ पैसे दे रही होती है, लेकिन जे वो पैसे नहीं रखता और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बोलकर जे अपने घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि मकान मालिक ने उसका सारा सामान घर से बाहर निकाल दिया होता है, साथ ही एक नोट छोड़ा होता है कि तुमने इस महीने किराया नहीं दिया है, कल यहाँ पर कोई दूसरे किराएदार रहने के लिए आ रहे हैं, तो तुम अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। और तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है, तो जे जैसे कैसे अपने सामान को बारिश से बचाता है। उसके बाद हम जे को बिल्डिंग की रूफ टॉप पर देखते हैं और जे कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने हार्डवर्क नहीं किया है, मैंने 7 सालों में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सब कुछ उस आदमी की वजह से हुआ है जो कि मेरे सामने मर गया था। अगर वो मेरे सामने नहीं मरा होता तो आज शायद मुझे उस कंपनी में जॉब मिल जाती, लेकिन अब मैं स्ट्रगल करते करते थक चुका हूँ, तो मैं मर जाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मरना इतना भी बुरा नहीं है और मुझे डेथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये बोलकर जे ऊपर से नीचे कूद जाता है। साथ ही जे ने वहाँ पर एक सुसाइड नोट छोड़ा होता है और उसके फ़ोन पर उसकी मॉम की कॉल भी आ रही होती है। और वहीं जे के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और जे सोचने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो गया, क्या मैं मर चुका हूँ? लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो एक प्लेन के अंदर होता है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या परलोक में जाने के लिए प्लेन का यूज़ किया जाता है? लेकिन तभी वो खुद को मिरर में देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो मेरा फेस है ही नहीं, उसका फेस तो चेंज हो चुका है। और उसके साथ ही एक लड़की बैठी होती है। ये वही लड़की होती है जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखी थी, जिसका नाम डेथ होता है, और वो जे के द्वारा लिखा हुआ नोट पढ़ रही होती है। तो जे उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और तुम कौन हो? डेथ उसे कहती है कि तुम मर चुके हो। जे कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं मर चुका हूँ? डेथ कहती है क्योंकि मैं ही तुम्हारी डेथ का प्रूफ हूँ। और तभी हम डेथ की आंखों में देखते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेथ और जे दोनों होते हैं। वो काफ़ी अजीब सी जगह होती है, लाइक हेल टाइप, और वहां पर बहुत सारी क्रिएचर्स होते हैं। जे उसे कह रहा होता है ये कौन सी जगह है, क्या मैं नरक में हूँ? डेथ कहता है कि नहीं, तुम नरक में जा रहे थे लेकिन मैंने तुम्हें रोक लिया। जे कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? डेथ कहती है क्योंकि तुमने डेथ का मजाक बनाया है, तो मैं तुम्हें पनिश करने वाली हूँ। जे कहता है आखिर तुम होते कौन हो मुझे पनिश करने वाली? डेथ कहती है क्योंकि मैं ही सिर्फ एक ऐसी हूँ जो कि कभी नहीं मरती, क्योंकि मैं अमर हूँ। फिर डेथ वहाँ से गायब हो जाती है और वो जे के सामने आकर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुमने डेथ को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया, और वो उसे ऊपर से नीचे छोड़ देती है और नीचे बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। फिर सीन प्लेन की तरफ शिफ्ट होता है। जे डेथ को कहता है कि तुम मुझे किस तरह से पनिश करने वाली हो? डेथ कहती है वैसे तो तुम मर चुके हो, लेकिन तुम अभी 12 बार और मरने वाले हो। तुम धरती पर 12 बार अलग अलग इंसानों की बॉडी में जाने वाले हो, और ये तो फाइनल है कि तुम इसी तरह से मरने वाले हो। लेकिन अगर तुम किसी तरह से 12 में से खुद को एक बार भी बचा लेते हो तो तुम वहाँ पर जिंदा रह सकते हो। जे कहता है लेकिन मैं जिंदा नहीं रहना सकता, जीवन मेरे लिए मरने के बराबर ही है। डेथ कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मरना इतना आसान है? मरने के बाद कुछ भी ठीक नहीं होता, बल्कि असली गेम तो मरने के बाद ही स्टार्ट होती है। ये बोलकर डेथ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद जे को फील होता है कि एरोप्लेन तो पूरी तरह से हिल रहा है, मतलब कि वो क्रैश होने वाला है। ये देखकर जे पूरी तरह से डर जाता है कि वो फिर से मरने वाला है, क्योंकि डेथ ने उसे कहा था कि वो 12 बार मरेगा। और खुद को बचाने की कोशिश करने में वो लाइफ सूट पहन लेता है और काफ़ी घबराया हुआ होता है। तभी उसके पास एयर होस्टेस आती है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जे तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन बिल्कुल सही हो जाता है। फिर जे प्लेन को अच्छी तरह से देखने लगता है और वो देखता है कि वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं। वो सोचता है कि क्या ये मेरी है? अगर ये सब कुछ मेरा है फिर तो मैं यहाँ पर ज़िंदा रह सकता हूँ।
फिर जे के सामने एक डिवाइस आती है और उस डिवाइस के थ्रू जे को पता चलता है कि इस टाइम वो जिस इंसान की बॉडी के अंदर है उस बॉडी का ओनर जायतीन है, जो कि ताइकोंग कंपनी के सीईओ का दूसरा बेटा है। ये देखकर जे बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैं तो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ और तो मुझे क्या ही चाहिए। लेकिन तभी प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और वो प्लेन जलना स्टार्ट हो जाता है। जे के पास एयर होस्टेस आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन तभी प्लेन के नीचे एक लड़की गिर जाती है। प्लेन काफ़ी बुरी तरह से जल रहा होता है और जे दूसरी लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और जे मर जाता है। फिर जे एक दूसरी जगह पर आता है, उसके साथ डेथ होती है। डेथ उसे कहती है तुम्हारा मरना कैसा रहा। जे कहता है कि मैंने अपनी डेथ को सहन कर लिया। डेथ कहती है अभी तो तुम्हें 11 बार और मरना है। जे वहाँ पर कुछ गोलियाँ देखता है और कहता है कि इनका क्या काम है। तो डेथ कहती है किसी दूसरे की बॉडी में जाने से पहले मुझे तुम्हें गोली मारनी पड़ती है। तो जे उसे कहता है कि मेरे सामने एक अजीब सी डिवाइस आई थी, वो क्या थी। तो डेथ उसे बताती है कि उस डिवाइस से जिस इंसान की बॉडी में तुम हो उसके ओनर की एबिलिटीज़ और मेमोरी तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो जे कहता है कि अगर मैं 12 बार खुद को बचाने में सफल नहीं हो पाया तो मेरे साथ क्या होगा। डेथ कहती है फिर तुम नरक में जाने वाले हो, और डेथ उसे नरक भी दिखाती है, लेकिन जे नरक को सहन नहीं कर पाता और वापस उसी जगह पर आता है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और वही सब कुछ कह रहा होता है जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। तो डेथ भी उसे वही कहती है कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की है और तुमने डेथ का मजाक बना दिया, और वो उसे गोली मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जे को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में देखते हैं और वो आसमान से नीचे कूद रहा होता है। ये देखकर जे घबरा जाता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। तो एक आदमी हेल्प के लिए उसके पास आता है। तभी जे के सामने एक डिवाइस आती है और उसे उस डिवाइस से पता चलता है कि जिस बॉडी के अंदर वो है उसका ओनर जेस्योब है, जो कि एक एथलीट है। और इस टाइम पूरा देश उसे लाइव देख रहा है, क्योंकि जेस्योब एक चैलेंज कंप्लीट करना चाहता है कि वो बिना पैराशूट के नीचे कूदेगा। हालांकि उसकी सेफ्टी के लिए नीचे नेट लगा होता है, और अगर वो ऐसा कर देता है तो उसे 2 अरब कैश इनाम में मिलेगा। उसकी मेमोरी देखकर जे कह रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मुझे 2 अरब मिलने वाला है। और वो खुद को फ्री करता है और नीचे की तरफ कूदने लगता है। वही हम देखते हैं कि रेटिंग टीम उसकी रेटिंग देख रही होती है, और उसमें हम यूनगोल को भी देखते हैं, जिसे कि हमने ट्विंकलिंग वाटरमेलन में देखा था। और वहीं जे नीचे लैंड करने के लिए नेट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो नेट के ऊपर नहीं आ पाता और नेट की साइड में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और पूरा देश उसे देख रहा होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक